नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने गुरु, अपने मास्टर डॉक्टर सिमल हनीमान सर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने फ्यूरियस मेनिया में क्या क्या करना चाहिए वो हमने देखा। आज हम देखेंगे उसी मेंटल डिजीज के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए एफोरिज्म नंबर 229। ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्राडिक्शन, eager explanations, your corrections, and invectives, as also weak, timorous, yielding, are quite out of place with such patients. ऐसे पेशेंट्स में हमें ये सब नहीं करना है। फ्यूरियस मेनिया हो या फिर कोई मेंटल डिजीज हो तो उसमें पेशेंट का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना है, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, उसका र्यूड करेक्शन, र्यूडली कोई बात नहीं करनी है, या फिर अगर वो जैसा बोले वैसा उसको यील्ड नहीं करना है, वीक नहीं रहना है, टिमिड नहीं रहना है। ये सब आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा ऐसे पेशेंट के साथ। दे आर इक्वली परनीशियस, और जब ऐसा होगा तो ये जो भी हम हमारे से हो जाता है, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन या एक्सप्लेनेशन या र्यूडली बिहेवियर या फिर यील्डिंग, वीक टिमिड डिस्पोजिशन, ये जो जब ऐसा होता है तो ये एक परनीशियस मोड ऑफ ट्रीटमेंट की तरह ही हो जाता है ऐसे केसेस में, मेंटल एज वेल एज इमोशनल डिजीज में। बट सच पेशेंट्स आर मोस्ट ऑफ ऑल exasperated and their complaint aggravated by contumely, fraud and deceptions that they can detect. ऐसे पेशेंट्स काफी ऐसा कह सकते हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और काफी उत्साही होते हैं, और उन लोगों को जैसे ही कोई पता चलता है कि उनके साथ कोई डिसेप्शन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो वो उनकी कंप्लेंट एग्रावेट हो जाती है। इसीलिए द फिजिशियन एंड कीपर मस्ट ऑलवेज प्रिटेंड टू बिलीव देम टू बी possessed ऑफ रीजन। इसीलिए फिजिशियन और जो ऐसे पेशेंट को रखता है उसको प्रिटेंड करना चाहिए, उसको दिखावा करना चाहिए कि वो लोग मानते हैं कि ये जो पेशेंट है उसके पास एक सही रीजनेबिलिटी है। जबकि मेंटल और इमोशनल डिजीज में पेशेंट की रीजनेबिलिटी चली जाती है, लेकिन हमें ऐसा ही दिखावा करना है कि हम मानते हैं कि वो रीजनेबल है, तो फिजिशियन भी उसमें आ जाता है। All kinds of external disturbing influences on their senses and disposition should be, if possible, removed. जो भी डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस है एक्सटर्नल साइड में, हमसे या फिर पेशेंट के रिलेटिव से, या कोई भी ऐसी ऐसी चीज है जो एक्सटर्नल है और वो उसकी सेंसेस और डिस्पोजिशन को डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर हमें जितना हो सके इसको रिमूव करना चाहिए। दिस इज मेंटेनिंग कोजेस। There are no amusements for their clouded spirit, no salutary distractions, no means of instruction, no soothing effects of conversation, books, or other things for the soul that pines or frets in the chains of diseased body, no invigoration for it but the care. हमें ये सब कुछ नहीं करना है उनके क्लाउडेड स्पिरिट के लिए, कि दुखी मन है तो फिर हम उसको कुछ आनंद दें, या उसको कोई ऐसा उसका मन को भटकाने की कोशिश करे जिससे उसको फायदा हो। ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, हमें कोई ऐसी कन्वर्जेशन नहीं देनी जिससे उसको शूदिंग इफेक्ट आए, ये कुछ नहीं करना है। कोई ऐसी बुक से उसको शूदिंग शूदिंग इफेक्ट आए, ऐसी कोई बुक नहीं देनी है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिससे उसकी आत्मा को दर्द महसूस हो। वो और ऐसा कह सकते हैं कि हम उसको छंछेड़े नहीं, या फिर वो इरिटेट हो जाए, ऐसे कुछ कोई भी चीज नहीं करनी है, क्योंकि वो डिजीज्ड बॉडी में है। और ऐसी डिजीज बॉडी में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई कोई उसको एनर्जी, उसकी इनविग्रेशन हो, यानी कि उसके अंदर एनर्जी है, ऐसी कोई चीज नहीं करनी है, सिर्फ उसका ध्यान रखना है। बट द केयर ओनली, जो करना है वो हमें उसकी केयरिंग करनी है।
It is only when the bodily health is changed for the better that tranquility and comfort again beam upon their mind. ये उसकी बॉडीली चेंज जब ये कब होगा? इट इज ओनली व्हेन, ये कब हमें करना है? जब उसकी बॉडीली हेल्थ, यानी कि जब वो मेंटल डिजीज अच्छा हो रहा हो और उसकी बॉडीली हेल्थ में वापस बदलाव दिखे, यानी कि वो डिजीज की ओर जाए, तब हमें ये सब करना है। इट इज ओनली व्हेन द बॉडीली हेल्थ इज चेंज फॉर द बेटर, एक अच्छे के लिए जब वो चेंज हो जाती है, क्या अच्छा होता है दैट ट्रैंक्विलिटी एंड कंफर्ट अगेन बीम अपॉन देयर माइंड, उसके मन पे वापस वो ट्रैंक्विलिटी, वापस वो कंफर्ट जोन जब आ जाता है, मेंटल डिजीज, इमोशनल डिजीज से बाहर निकल के जब वो वापस अपने पहले जैसी मेंटल हेल्थ फील करता है और उसके सामने बॉडीली हेल्थ वापस थोड़ी सी डिमिनिश्ड होती है, तब हमें ये सब चीज़ें करनी है। उसको अच्छी बुक्स पढ़ने को बोलना है, हमें कोई ऐसा कन्वर्सेशन करना है जिससे उसको फ़ायदा मिले, उसको डिस्ट्रैक्शन करना है, उसके क्लाउडेड स्पिरिट को अम्यूज़मेंट के लिए प्रेरित करना है। ये सब हम तब कर सकते हैं, पहले नहीं, जब वो मेंटल डिजीज़ में हो तब। इसमें फुटनोट आती है कि द ट्रीटमेंट ऑफ द वायलेंट इंसोमनिया एंड melancholy can take place only in an institution specially arranged for the treatment and but not within the family circle of the patient. क्यों हमें ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट जो इंसेन मेनियाक है, वायलेंट इंसेन मेनियाक है और मिलेंकॉलिक है, डिप्रेसिव है, वेरी मच डिप्रेसिव, तो इन लोगों की ट्रीटमेंट एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए जो जो सिर्फ इसी के लिए बनाई गई है, ऐसी ट्रीटमेंट के लिए उसको बनाया गया है। लेकिन उस लेकिन उसकी ट्रीटमेंट उसकी फैमिली सर्कल में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वापस वो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। वो ट्रैक्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट एक एक ऐसे इंस्टीट्यूशन, होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए जहाँ पर इस ऐसे ही पेशेंट के लिए उसको बनाया गया है। Aphorism number 230. If the antipsoric remedy is selected for each particular case of mental or emotional disease, there are incredibly numerous varieties of them. Be quite homeopathically suited for the faithfully traced picture of the morbid state, which, if there be a sufficient number of this kind of medicines known in respect of their pure effects, is ascertained by an indefatigable search for the most appropriate homeopathic remedy all the more easily as the emotional and mental state constituting the principal symptom of such a patient is so unmistakably perceptible कि क्या सर बोलते हैं कि ऐसे हर एक पर्टिकुलर केस जो मेंटल या इमोशनल डिजीज का है, उसके लिए अगर हमने एंटीसोरिक रेमेडी सिलेक्ट की करनी है, वो कैसे सिलेक्ट करनी है? बी क्वाइट होम्योपैथिकली suited फॉर द फेथफुली traced पिक्चर ऑफ द morbid स्टेट। तो ये जो मेंटल डिजीज है उसकी वैरायटी काफी इनक्रेडिबली नंबरस है और उसकी जो एंटीसोरिक रेमेडीज है वो बिल्कुल होम्योपैथिकली शूटेड होनी चाहिए। किसके लिए? ऐसे पिक्चर के लिए, ऐसी मॉर्बिड स्टेट की पिक्चर के लिए जो फेथफुली ट्रेस की गई हो, हमने बनाई है फेथफुली विश्वास के साथ, उस पिक्चर को शूटेड होनी चाहिए। और क्या कंडीशन है? विच इफ देयर बी a sufficient number of this kind of medicines known in respect of their pure effects is ascertained by an, अगर अगर ऐसी ऐसी दवाइयों की जानकारी हमें हो जिसकी प्योर इफेक्ट्स इन रिस्पेक्ट मींस मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स के रिस्पेक्ट में हम जानते हो, ऐसी दवाइयों काफी हो, सफिशिएंट नंबर में हो, तो विच इज which is ascertained by an indefatigable search for the most appropriate homeopathic remedy all the more easily। तो जो ये हमारा हमारा काम है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी को सर्च करना,
और ये सर्च इंडिफिटिजेबल है, ये अजय है, ये सर्च करना ही है, तो ये काफी आसान हो जाएगा। कब? जब ऐसी प्योर इफेक्ट्स इस बारे में, मेंटल एंड इमोशनल डिजीज के बारे में, उसके सिम्टम के रिलेटेड जो भी प्योर इफेक्ट्स है वो हम जानते हो, और ऐसी दवाइयाँ काफी सफिशिएंट नंबर में हम जानते हो, तो इसकी ट्रीटमेंट करना, इसकी दवाई को ढूंढना काफी आसान हो जाता है। एज द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट constituting the principal symptom of such a patient, क्योंकि ये जो मेंटल एंड इमोशनल स्टेट है, जो जिसका प्रिंसिपल सिम्टम यही होते हैं, इज सो अनमिस्टेकेबली परसेप्टिबल। ये स्टेट बिना गलती किए हम इसको परसीव कर सकते हैं, परसेप्टिबल होता है। इसीलिए हमें ऐसी दवाइयों की जानकारी होनी चाहिए जिसकी प्योर इफेक्ट्स में मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स हो। Then the most striking improvement in no very long time, which could not be brought about by physicking the patient to death with the largest oft repeated doses of all other unsuitable allopathic medicines. तो तो फिर स्ट्राइकिंग इंप्रूवमेंट तुरंत ही चालू होगा इन नो वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम में नहीं, लेकिन तुरंत शॉर्ट टाइम में वो स्ट्राइकिंग इंप्रूवमेंट चालू होगा, जो काफी एलोपैथिक अनसुटेबल रेमेडीज को लार्ज डोजेस में बार बार रिपीट करने से भी कभी नहीं मिलता, और वो उल्टा पेशेंट और डेथ की ओर जाता, उसमें तो कभी नहीं मिलने वाला था। Indeed, I can confidently assert from great experience, really मैं यानी कि हनुमान सर ये विश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली उसमें से assertion निकालते हैं, अनुमान निकाल सकते हैं कि फ्रॉम ग्रेट एक्सपीरियंस, उनके ग्रेट एक्सपीरियंस से, काफी लंबे चौड़े एक्सपीरियंस से, कितने 12 साल के एक्सपीरियंस से, 12 साल तो क्रॉनिक डिजीज को बनाने में गया, और उससे भी काफी ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है, उनमें से वो ये अनुमान निकाल सकते कॉन्फिडेंट के साथ that the vast superiority of homeopathic system over all other conceivable methods of treatment is nowhere displayed in a more triumphant light than in mental and emotional disease of long standing। ये जो मेंटल एंड इमोशनल डिजीज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग के है, उसमें बाकी जो भी मोड ऑफ कंसेबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उन सब में होम्योपैथिक सिस्टम की वास्ट सुपीरियरिटी हनुमान सर डिस्प्ले कर रहे, काफी अच्छी लाइट के साथ, मोर ट्रायम्फेंट लाइट, काफी ब्राइटफुल ब्यूटीफुल लाइट के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये जो मेंटल डिजीज है वो कहाँ से स्प्रिंग हो रहे, विच ओरिजिनली स्प्रिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल मेलोडीज एंड और वेर डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली विद देम। ये आइदर कॉर्पोरियल मेलोडीज से वो क्रिएट हुए हैं, या फिर वो उसी के साथ अपने आप वो डेवलप हो चुके हैं। एफोरिज्म नंबर 231, यहाँ से इंटरमिटेंट डिजीज चालू होता है, तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं 230 तक। कल से हम इंटरमिटेंट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।